हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आज को एक और नए वीडियो के साथ एक और लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री, जिसका लेसन नंबर 1 होने वाला है, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ, ठीक है। और आज का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो लेक्चर सेकंड होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था और चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से हमने क्या किया, इसको पार्ट 2 में भी डिवाइड किया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी, या फिर पार्ट 1 की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और भी हमने कई सारी क्लासेस आपको रीड करा रखी है, पढ़ा रखी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको एज अ नोट्स अगर चाहिए तो आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कई सारे नोट्स, आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे, यानी इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को जो था रीड कर लिया था अपने लेक्चर 1 में। तो आज का जो हमारा लेक्चर 2 का जो पहला फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मोहनजोदड़ो, जिसे हम एक नियोजित शहरीकरण के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, ठीक है, यानी कि मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों का टीला, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह मनुष्यों के द्वारा जो था विश्व का सबसे पहला और पुराना जो है निर्मित शहर माना जाता है, ठीक है। इसको शहर क्यों कहते हैं? इसकी जो नगर व्यवस्था थी ना, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी और बहुत ही ज्यादा अनोखी थी। उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा इसको मतलब कि पद्धति से बनाया गया था। और भी बहुत सारी जो आज के टाइम पे जो वैज्ञानिक कर रहे हैं ना, वो उस टाइम पे उन्होंने करके दिखाया था, ठीक है। जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है, जो क्या सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अवसर, ठीक है, यहाँ पे ऑफिसर आएगा, अफसर आएगा, ठीक है, अफसर रखालदास बनर्जी ने किया था। यानी कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो अफसर थे उनका नाम क्या था? रखालदास बनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यह पहले भारत में था, ये जो मोहनजोदड़ो था पहले कहा था भारत में स्थित था, लेकिन जब 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हो गया तो ये कहां चला गया? पाकिस्तान के प्रांत, यानी पाकिस्तान के प्रांत में एक नगर है, जिला है, गांव है, जहां पे जो लरकाना जिले में स्थित है क्या? मोहनजोदड़ो। कहां पे स्थित है? पाकिस्तान के प्रांत, यानी पाकिस्तान में लरकाना जिला नाम का एक जगह का नाम है, वहां पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो। इतना क्लियर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था। ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था। हालांकि इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता के बाद हुई थी। हालांकि इसकी जो खोज है हड़प्पा सभ्यता के बाद हुई थी, यानी कई मतलब कि देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, और इसकी खोज कब हुई? 1922 में, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी? आपकी हड़प्पा सभ्यता के बाद इसकी खोज हुई थी। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर भी यह बहुत ज्यादा विख्यात हुआ, यानी फिर भी ये क्या बहुत ज्यादा विख्यात हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ अपनी बनावट के कारण। किसके कारण? अपनी बनावट के कारण। जैसे मैंने बताया, ये उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा अच्छी मतलब विविधता से बनाया गया था इसको, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बस्ती को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो जो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला दुर्ग हिस्सा, जो कि ऊंचे स्थल पे बनाया जाता था, और दूसरा निचला स्तर, ठीक है, जो जिसे हम नगर भी कहते हैं, जहाँ पे लोग निवास करते थे। नगर क्या था? नगर जो निचला हिस्सा जो था वो नीचे बनाया गया था, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? निवास करते थे। दुर्ग में क्या था? दुर्ग में ये मतलब छोटा एरिया था, और ये ऊपरी हिस्से पे यानी ऊंचाई पे बनाया गया था दुर्ग को, और निचले हिस्से को नीचे बनाया गया था। इतना क्लियर है, ठीक है। एक छोटा था, ठीक है, एक छोटा था, दूसरा बड़ा जो बड़ा छोटा भाग था, जिसमें दूसरा बड़ा जो छोटा भाग था उसका निर्माण ऊंचाई पर किया गया था। यानी जो छोटा भाग था उसका निर्माण कहाँ किया गया था? ऊंचाई पे किया गया था। दूसरा भाग पहले भाग से कई अधिक बड़ा था, यानी दूसरा भाग जो था, यानी निचला शहर जो था वो पहले भाग से कई गुना ज्यादा बड़ा था, परंतु इसको बस्ती के निचले भाग में बनाया गया था, जहां पे लोग भी निवास करते थे। इतना क्लियर है, ठीक है। दुर्ग के ऊंचे होने की वजह थी, दुर्ग के एक ऊंचे होने की वजह थी, क्या वजह थी? यहाँ पर बनी संरचनाएं जो कच्ची मिट्टी के चबूतरे पर बनी हुई थी। यहाँ की बनी संरचनाएं थी जो कच्ची मिट्टी के चबूतरों पर बनी हुई थी। जो चबूतरे क्या करते? इसको एक बेस का काम करते थे, जैसे हम बनाते हैं घर बनने के लिए पिलर वगैरह देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो चबूतरे जो थे इसके एक स्ट्रक्चर का काम करते थे, ठीक है।
बनी हुई थी। दुर्ग के चारों ओर दीवार खड़ी करके घेरा गया था। दुर्ग के चारों ओर क्या दीवार खड़ी करके इसको घेरा गया था, जिसका अभिप्राय है कि इस निचले भाग से अलग किया गया था। जिसका ये हिस्सा है, जिसका ये कहना है या फिर ये मानना था, या अभिप्राय था कि इसको निचले भाग से अलग कर दिया गया, यानी अलग रखा गया है। ठीक है, निचले भाग को भी चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। निचले भाग को भी चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। इसके अलावा कई इमारतों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया था। यानी कभी कई ऐसे इमारत थे, ठीक है, इमारतें थी जिनका निर्माण चबूतरे पर किया गया था। ये चबूतरे इन इमारतों की बुनियादी यानी नींव का कार्य करते थे। ये जो चबूतरे थे इसका किसका काम करते थे? पिलर, बेस, नींव का काम करते थे। जैसे नींव देते ना, वैसा नींव। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में ज्यादातर भवन निर्माण चबूतरों पर ही किया गया था। जो मोहनजोदड़ो था वहां पे ज्यादातर भवन का जो निर्माण किया गया था, किस पे किया गया था? चबूतरों पर भी, सॉरी, चबूतरों पर ही किया गया था। तथा इसके नियोजन के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके नियोजन, इसको बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया था तथा उन्हें धूप और भट्टी में पकाया गया था। जो ईंटें थे उनको धूप में और भट्टियों में पकाया गया था। हर स्थल से ईंटें समान अनुपात की मिली। हमें अभी तक जितने भी ईंटों के साक्ष्य मिले, जहां से भी ईंटें मिले हैं, वो सभी ईंटें क्या एक समान अनुपात में मिले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है हमारा मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण। ये जो नाले यानी पानी की व्यवस्था को, पानी कैसे बाहर निकाला जाता है, तो नाले किस तरीके से बनाए गए थे, अब हम पढ़ेंगे नालों का निर्माण। हड़प्पा नगरों की जल निकास प्रणाली भी काफी उन्नत थी। हड़प्पा नगरों की जो जल निकास प्रणाली थी, यानी जल को अपने गांव से, घरों से निकालने की जो निकास प्रणाली थी, वो बहुत ज्यादा उन्नत थी। शहर की गलियां तथा नालों को गीड़ पद्धति से बनाए गए थे। एक गीड़ पद्धति क्या होती है? एक दूसरे को समकोण आकार पर काटती थी, जो एक दूसरे को समकोण आकार पर काटती थी। सिंपल जो मैंने बताया। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले नालियों के साथ साथ गलियों और फिर घरों का निर्माण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन नालियों, मतलब घर बनाने से पहले इन नालियों, ठीक है, इन नालियों का निर्माण किया जाता है। यानी हर गलियों में क्या था? नालियों का निर्माण किया जाता है घर बनाने से पहले। और वहां की एक और खासियत थी कि हर जो भी घर बनेंगे उन सभी घरों का जो एक दीवार जो होगी वो नाली से सटी रहेगी, नाले से सटी हुई रहेगी, उसकी एक दीवार कोई ना कोई सी। क्लियर इतना? ठीक है, देख लेते हैं आगे आएगा। घरों के गंदे पानी को गलियों से, नालों से जोड़ा जाता था। यानी देखो, यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ नाली है, सॉरी यहाँ पे गली है, सॉरी यहाँ गली है, गली के यहाँ पे क्या है? अब देखो गली, मान लो ये गली है, तो अब ऐसा नहीं गली के बीचों बीच बना देंगे, नहीं, गली के साइड में बनाएंगे ना। घर, यहाँ पे घर है, घर के जस्ट बगल में नाली रहती है, तो गलियों से, मतलब घरों का गंदा पानी गलियों की नालियों से निकल जाती, गलियों के जो बगल में जो नालियां बनाई गई थी उनके बगल से निकल जाता था। समझ में आया? ठीक है, नालियों से निकल जाता था, नालियों से जोड़ा जाता था। और ज्यादातर घरों की कम से कम एक दीवार नालियों से सटी होनी जरूरी थी। कम से कम एक दीवार उनकी नालियों से सटी होनी जरूरी थी। जैसे हमारे यहाँ पर भी आज भी हम देखते हैं, हमारी नालियां जो है अब हमारे घर के एक दीवार से सटी हुई रहती है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा गृह स्थापत्य कला, यानी कि वहां पर जो घरों को जो बनाया जाता था, किस पद्धति से या क्या स्थापत्य कला क्या थी उनके घर को बनाने में। ठीक है, निचले शहर, यहाँ पे निकले नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? निचले शहर में बहुत से घरों का निर्माण किया गया था। निचले शहर में क्या थे? लोग रहा करते थे, लोग निवास करते थे, तो बहुत से जो थे घरों का निर्माण किया गया था। तथा यहाँ पर आवासन के मध्य एक आंगन होता था। जो आवास होता था, घर होता था, उसके मध्य यानी बीच में एक घर होता था, जिसके चारों ओर कमरे हुआ करते थे। जिसके चारों ओर क्या होते हैं? कमरे हुआ करते थे। मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मान लो ये हमारा एक पूरा एरिया है, मतलब क्या है? एक आंगन का एरिया है, ठीक है, और इसके एरिया में इधर क्या है? कमरे बना दिए जाते थे। क्या बनते थे? इधर कमरे बन दिए। बीच में क्या होता है? आंगन होता है, जिसमें वो लोग अपना संगीत करते थे, खाना बनाना होता था, चक्रा चलाना होता था, और भी जो उनके कार्य होते थे वो अपने आंगन में करते थे। और बाकी उनके साइड साइड में घर होते थे, आंगन के चारों ओर में घर होते थे। इतना समझ में आया? ठीक है, कमरे होते थे। ऐसा माना जाता है कि आंगन का प्रयोग खाना पकाने, कटाई करने, कपड़े बनाने जैसे कार्यों के लिए किया जाता था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब भी आवासों का निर्माण कराया जाता था तो लोग अपनी एकांतता को ज्यादा महत्व देते थे। यानी कि देखो, जब भी लोग अपने घरों का निर्माण करते थे तो वो क्या अपनी एकांत, प्राइवेसी को बहुत ज्यादा ध्यान मद्देनजर रखते हुए अपने घरों को बनवाते थे। देखो, मोहनजोदड़ो की एक खास बात ये थी कि वहां के जो घर बनाए गए थे ना, वो बहुत ही मतलब रहस्यमय तरीके से बनाए गए थे कि कोई भी, मान लो जैसे कि यहाँ पे घर बना हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पे घर बना हुआ है, ये क्या, ये गली है। मान लो कोई बंदा यहाँ से जा रहा है तो वो अगर घर के अंदर देखेगा तो उसको गेट तो दिखेगा लेकिन और कुछ भी नहीं दिखेगा अंदर। क्यों? क्योंकि घर बनाने की जो पद्धति थी वो पद्धति बहुत ही अनोखी पद्धति थी। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि देखो पहले क्या, तो यहाँ पे मान लो घर है, ये आंगन है हमारा, ठीक है, आंगन, और यहाँ पे क्या है, गेट है। ऐसे करके हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे मान लो गेट है, इस जगह पे मान लो गेट है और यहाँ से गली है। कोई बंदा यहाँ जा रहा है तो क्या होगा, घर के अंदर जाएगा तो डायरेक्ट आंगन नहीं दिखेगा, उन्हें क्या दिखेगा, सामने भी एक दीवार दिखेगी जो कि अंदर जाकर के यू रोटेट, यानी ऐसे जाकर के यू रोटेट होना पड़ेगा, तब जाके हम घर के अंदर पहुंचेंगे। यानी कि सामने क्या आ जाएगी, दीवार आ जाएगी। रोड, अगर रोड से चलते हुए कोई बंदा अगर अंदर जाके भी तो उसको सामने की दीवार ही दिखे और कोई भी चीज ना दिखे। और उनके घरों में क्या, खिड़कियां जो होती थी निचले यानी फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं होती थी। वो अपनी एकांतता का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। समझ में आया? ठीक है, हाँ, महत्व देते थे, जिसके कारण उनके दीवारों पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी, जिसके कारण उनके दीवारों पे क्या, खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। आवास इस प्रकार के बनाए जाते थे कि मुख्य आंगन नहीं दिखाई देता था। आवासों का निर्माण, घरों का निर्माण इस तरीके से किया जाता था कि क्या है, बाहर से अगर कोई बंदा अंदर देखे तो उसको आंगन ना दिखे। अब अभी हमारे घर कैसे बनते हैं, कोई बंदा सामने खड़ा है, अगर वो सामने से अगर देखता है, सॉरी फ्रेंड्स, अगर वो सामने से देखता है तो क्या होता है, डायरेक्टली उसको अंदर का पूरा पूरा एरिया दिखेगा, कितने रूम है, कितने कमरे, सारी चीजें उसको शो हो जाती है ना। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। क्लियर हो गया? और आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको झांकने की आदत होती है ना, तो इसकी वजह से वो लोग क्या है, ज्यादा प्राइवेसी अपना ध्यान रखते थे। ठीक है, आवास इस प्रकार से बनाई जाती है कि मुख्य द्वार से आंगन दिखाई ना दे। ठीक है, हर आवास में अपना खुद का स्नानागार, नहीं, नहाने के लिए स्नानागार होता था। कई आवासों में कुएं भी मिले, कई आवासों में कुएं भी मिले हैं, जिसका प्रयोग बाहरी लोग या राहगीर क्या करते थे। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि देखो कई आवासों ने, कई घरों में क्या है, कुएं तो मिले हैं, और क्या यहाँ पे बात क्या हो रहा है, कई राहगीर, यानी राहगीर कौन होते हैं, जो रोड से चलते फिरते होते हैं, मुसाफिर घुमक्कड़ जो समुदाय के लोग होते हैं वो राहगीर होते हैं हमारा। ठीक है, अगर उनको प्यास लगे तो वो भी उसका उपयोग कर सकते थे। अब तो फिर तो घर के अंदर आ रहे हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं बनाया जाता। वो क्या था, हड़प्पा से जब लोग अपना घर बनाते थे तो एक उनका जो कुआं होता था ना, वो कुएं को एक बाहरी कमरे में बनाते थे कि आते जाते लोग भी उसका प्रयोग कर सके। और बाकी अगर घर वालों कर रहा है तो घर वाले अंदर से, मतलब आधा आधा एरिया रहता था, वो अंदर से उसका प्रयोग कर ले, ये इधर से कर ले, प्राइवेसी तो पूरी पूरी थी, है ना। ठीक है, राहगीर क्या करते थे, इन बाहरी कमरों में बनाए जाते थे। कुएं थे, कुएं को कहां बनाया जाता है, यहाँ पे कुएं आएगा, कुएं को बाहरी कमरों में बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 से अधिक मिली है, ये अनुमानता है, लगभग 700 से मिले। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कुओं आएगा, कुन नहीं आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो इसके लिए सॉरी, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो नोट्स लेने से पहले आप लोग क्या करो, वीडियो देख लेता है, कि जो भी टाइपिंग मिस्टेक्स होती है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। क्लियर इतना? ठीक है, अब देखो क्या है, कुओं की संख्या कितनी मिली है मोहनजोदड़ो, तकरीबन 700 के आसपास हमें मिले, ये अनुमानता है। ठीक है, अब आता है दुर्ग, यानी कि ऊपरी शहर की दो विशेषताएं, यानी कि दुर्ग जो बनाया गया था उसकी दो विशेषताएं थी। वो क्या विशेषताएं थी उनको देख लेते हैं। ठीक है, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद विशेष सार्वजनिक आयोजन में किया जाता था। यानी कि दुर्ग है जो ऊपरा शहर बनाया गया था, उसमें हमें कुछ ऐसी संरचनाएं मिली है जिनका प्रयोग क्या था, जिनका इस्तेमाल क्या था, किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए या आयोजन के लिए किया जाता था। इसमें एक ऐसी विशाल संरचना है माल गोदाम, इसके अतिरिक्त विशाल स्नानागार भी पाया गया है। यानी कि यहाँ पे एक विशाल जो संरचना है वो क्या है, माल गोदाम है, और इसके अतिरिक्त एक और क्या है, स्नानागार है। तो सबसे पहले हम देखिए माल गोदाम होता है क्या, इसके नाम से पता चला माल गोदाम ही अन्न भंडार जैसी कुछ चीजें होंगी, तो पढ़ेंगे तो उसको एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है माल गोदाम, जिसके ईंटों से निर्मित सिर्फ निचले भाग ही बचा हुआ है, जिसका ईंटे से निर्मित सिर्फ निचला हिस्सा बचा हुआ, ऊपरी का हिस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि ऊपरी हिस्सा जो बनाया जाता है वो लकड़ी से बनाया जाता है, और लकड़ी क्या है, तकरीबन मतलब 10-15 साल 20 साल में लकड़ी गल के खत्म हो जाती है। तो क्या वो लकड़ी खत्म हो गई, बस नीचे का हिस्सा बचा हुआ जो ईंटों से निर्मित है, बना हुआ था। जबकि ऊपरी भाग जो शायद लकड़ी से निर्मित था, काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका। जो ऊपरी भाग था वो
कई समय पहले ही समाप्त हो गया, तो हमें ये पता नहीं चल पाया कि उसका इस्तेमाल किस लिए होता था। लेकिन अगर माल गोदाम है तो वहां पे अन्न को क्या गए, अन्न भंडार यानी अन्न को सुरक्षित, मान लो किसी उसको ऊंचे, देखो एक तो उसे ऊंचे पे बनाया गया था टीले पे, ठीक है, ऊंचे बनाया, मान लो बाढ़ वगैरह आती है तो लोग वहां जाके रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, उनके पास खाने पीने का अपना सामान रहेगा। तो हम ऐसा कैसे, माल गोदाम में क्या अपना अन्न भंडार, वो अन्न को एकत्रित करके रखते थे, संचित करके रखते थे, ठीक है। अब आता है देखो विशाल यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार, नहाने वाला जो था, जहाँ पे लोग सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक यानी किसी सार्वजनिक जो आयोजन होता था ना, उस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो यह दुर्ग की दूसरी संरचना है, जो स्नानागार है दुर्ग की दूसरी संरचना है। यह दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, ठीक है। ये दुर्ग की संरचना का एक क्या है, दूसरी संरचना है, और ये किसमें बना हुआ है, दुर्ग के आंगन में, यानी दुर्ग का जो हिस्सा है उसके आंगन में बना हुआ है एक आयताकार जलाशय है। यह जल से चारों ओर घिरा हुआ है, यहाँ पे जल्द नहीं आएगा, क्या आएगा, जल आएगा। यह जल से चारों ओर गलियों से घिरा हुआ है तथा इसके तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनाई गई। उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या है, सीढ़ियां बनाई गई थी पानी के तल तक नीचे जाने के लिए, ठीक है। इन स्नानगारों के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया गया, जल इससे रिसाव ना हो, जल कहीं भी जाए ना, जिप्सम का क्या है, गारे का प्रयोग किया गया था। कितना क्लियर, ठीक है। हर जलाशय की एक नाली होती थी, हर जलाशय की क्या थी, एक नाली होती थी, जिससे जलाशय का सारा गंदा पानी एक बड़े नाले में गिरता है, जिसका जो देखो जितने भी वहां पे जलाशय थे उन सभी जलाशय क्या थी, अपनी एक नाली हुआ करती थी, जिससे क्या था, जलाशय का जो गंदा पानी है वो कहाँ जाता था, एक बड़े नाले में जाके गिरता था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कई विद्वानों का मानना था कि विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। विशेष अनुष्ठानिक यानी किसी विशेष पर्व या फिर अनुष्ठान के लिए इसका जो था इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसका आता है संधान प्रणाली, यानी कि शवों को जलाने की प्रणाली क्या थी, यानी शव जो मृतक थी उनको दफनाते थे, जलाते थे, क्या करते थे उनके साथ, उनकी क्या प्रणाली थी वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है हड़प्पा के स्थलों से मिले मृतकों को ज्यादातर गर्तों यानी ताबूतों में दफनाया जाता था। गर्तों किस में दफनाया गया था, ताबूतों में दफनाया गया, तो जलाते नहीं थे, ठीक है। ज्यादातर इन गर्तों की यानी ताबूतों की बनावट एक दूसरे से काफी अलग अलग हुआ करती थी। यानी कि देखो ये जो ताबूत थे, ये जो हड़प्पा से लोग थे, जब कोई इनका मर जाता तो इनको मृतक को क्या करते, ताबूतों में दफनाते थे, ठीक है। अब देखो क्या है, ताबूतों की जो बनावट थी ना वो हमेशा अलग अलग थी। क्यों अलग थी वो बता देता हूँ। अलग होने की वजह ये थी कि देखो वहां पे जो निर्धन लोग थे ना, उनके पास ज्यादा पैसा था नहीं, तो क्या ज्यादा जो था खर्चीला अपना ताबूत नहीं बनाते थे, नॉर्मली बनवा लेते थे। और जो थोड़े अमीर लोग थे, दिग्गज लोग थे, वो लोग क्या करते थे, अपना खर्चीला बनवाते थे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पुनर्जन्म की एक वो व्याख्या थी जिसके ऊपर वो लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे पुनर्जन्म पर। उसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस इतना जान लो कि जो जिसके पास जितना पैसा था वो अपना पैसा लगा करके उसको उतना अच्छा करवाता था, जिसके पास पैसा नहीं था वो सिंपल बनवाता था। क्लियर है, ठीक है। ज्यादातर कब्रों में आभूषण मृदभांड भी मिले हैं, आभूषण मृदभांड भी मिले हैं। आभूषण का मतलब क्या है, देखो वहां पे क्या था, जितने भी देखो स्त्री पुरुष, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे, ठीक है। वो हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया, नहीं देखा तो देख लेना, इसलिए बोलता हूँ कि पिछले टॉपिक्स भी क्लियर कर लिया करो। देखो स्त्री पुरुष दोनों ही क्या करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे। और ये लोग जो थे, जो लोग दफनाते थे उनको, वो क्या करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। तो वो लोग ये सोचते थे जब इनका पुनर्जन्म होगा ना तो ये लोग इनको पहनेंगे, और मृदभांड यानी कि जो भी उनके द्वारा यूज की गई जो वस्तुएं थी ना, उनको भी उनके कब्र के साथ या ताबूत के साथ में दफनाया जाता था, कि अगर उनको आगे पड़े तो वो अपना यूज कर सके, ऐसी उनकी मान्यता थी। बाकी उनकी अपनी मान्यता पुनर्जन्म के ऊपर थी, वो लोग वो जानते होंगे, ठीक है। मृदभांड भी मिले तथा कुछ ऐसे राज के कब्र भी प्राप्त हुए हैं जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में धन और संपत्ति को दफनाया गया था। यानी कि वो आगे जाने वाले मतलब वहां पर भी वो राज करे, आराम से रहे, अपना जीवन व्यतीत करे, तो उनके लिए क्या था, धन वन भी दफनाया गया था, ठीक है। नॉर्मल बात वही आती है, पुनर्जन्म वाली बात यहाँ भी उठ के आ जाती है। जिसके पास जितना पैसा है वो पैसा भी दफना दे, ताकि वो आगे चल के उनको वहां मेहनत ना करनी पड़े, यही पैसा वो उसका यूज कर ले, ऐसा कुछ करते थे वो लोग। और क्या करते, धन को भी दफनाते थे और संपत्ति भी दफनाते थे, किसके साथ में, मृतक यानी शवों के साथ में। क्लियर इतना, ठीक है। पुरुष और स्त्री दोनों के कब्रों में गहने मिले हैं। क्यों मिले हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या करते, गहनों का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सन 1980 के दशक के बीच में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुई खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मां के
तथा सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बना एक आभूषण मिला है। यहाँ पे शंख आएगा, शंकर नहीं आएगा। ठीक है, शंख के 3 छल्ले जो थे जैस्पर के बने हुए मिले हैं, जो कि सैकड़ों जो मनकों से बना। मन का क्या होता है, जिसे वो होता है ना, जैसे मोती वगैरह ही, मतलब मोती होते हैं, पत्थर के कुछ महत्वपूर्ण मतलब खर्च जो पत्थर, महंगे पत्थर होते हैं ना, वो हमारे मनकों में आ जाता है, जिनको हम लोग अपने आभूषण के तौर पर यूज करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, कहीं कहीं पर सबों के साथ तांबे से बने दर्पण को भी दफनाया गया था। दर्पण मीन्स क्या होता है, शीशा। ठीक है, मिरर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मिरर, शीशा जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन इन सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा निवासी शवों के साथ कीमती चीज दफनाने में यकीन नहीं करते थे। इन सबसे ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, शवों के साथ में कीमती चीजों को दफनाने में क्या करते थे, यकीन नहीं करते थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये टॉपिक जो था हमारे यहाँ क्लियर हुआ। अब आता है हमारा विलासिता की वस्तुएं। क्या है? विलासिता की वस्तुएं। विलासिता क्या होता है? विलासिता को जान लेते सबसे पहले। विलासिता मीन्स होता है कठिनाइयों से प्राप्त होने वाली चीजें। वस्तु है तो कठिनाइयों से प्राप्त होने वाली है, जो बहुमूल्य वस्तुओं में आती हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हड़प्पा की सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने का एक अद्भुत उदाहरण है जैसे पुरावस्तुओं का अध्ययन। यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, जो मतलब विभिन्न उनको में विभिन्नताएं देखी गई है, उसको पहचानने का एक अद्भुत उदाहरण क्या है? पुरावस्तुएं। जो पुरानी वस्तुएं हैं ना, उनको देख करके हम उनका अध्ययन ही हमारे लिए क्या है, उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनको पहचान सकते हैं। पहले वर्ग में उपयोग की वस्तु शामिल है। पहले वर्ग में उपयोग की वस्तु शामिल, जो पहले लोग जो दफन करते थे उसमें उपयोग की वस्तुएं शामिल, जो रेगुलर उपलब्ध सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें पत्थर और मृदा जैसे आसानी से मिलने वाले पदार्थों से बनाया जाता था या फिर उनको मेक किया जाता था, जो पत्थर और मृदा से आसानी से बन जाया करते थे। उसके बाद आता है जैसे चकिया, ठीक है, चकिया, मृदभांड, छावा, सुइया आदि। ये क्या थे? ये हमें मिट्टी से या फिर पत्थरों से बने हुए मिल जाते हैं। ये वस्तुएं आमतौर से हड़प्पा स्थल की वस्तुओं में ज्यादा मिले हैं। ये जो नॉर्मल वस्तु, देखो आज भी अगर हम बात करें अपने इंडिया की या फिर कहीं की भी, तो गरीबों की संख्या ज्यादा है और अमीरों की संख्या कम है। तो क्या था, लग्जरियस चीजें जो आती थी ना, देखो एक तो नॉर्मल चीजें आती जो हम डेली यूज कर रहे हैं, एक आती लग्जरियस चीजें जो कि सिर्फ क्या है, जो जिनके पास पैसा है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं ना। तो लग्जरियस चीजों में ही क्या आती थी, वो हमारी विलासिता की वस्तुएं होती थी। तो हमने नॉर्मली देखा, हमने जो आम लोग जो यूज करते हैं, पत्थर और मृदा यानी मिट्टी से बन जाती थी आसानी से, उनका इस्तेमाल करते थे, जिसमें चकिया आ गया। ठीक है, चकिया क्या होता था, एक चक्की जैसा होता था, मतलब चक्किया होता था, चक्की जिसमें कि आटा वाटा पीसने काम करते हैं ना, चक्किया होता था। और मृदभांड यानी कि वही बर्तन बर्तन हमारे आ जाते हैं। उसके छावा क्या होता था, छावा मुझे पता नहीं। तो वो सुइयां क्या होती है, कपड़े सिलने के लिए सुइयों का जो यूज करता है, वो जो हमें आमतौर पर हड़प्पा वस्तुओं से ज्यादातर देखने को मिलती है, प्राप्त होती है। दूसरे वर्ग में उन वस्तुओं को बहुमूल्य माना जाता है जो दुर्लभ हो, यानी दूसरे वर्गों में देखे जाए तो वो उन वस्तुओं को बहुमूल्य माना गया था जो दुर्लभ है, जो मुश्किल से मिलते थे अथवा महंगी हो। ठीक है, क्या हो, महंगी हो। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने वाले पदार्थ से अथवा जटिल तकनीक से बनी हो, यानी कि स्थानीय स्थल पर प्राप्त ना हो, यानी स्थानीय जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पर जो है उपलब्ध ना होने वाली जो वस्तुएं थी, वो या फिर वो पदार्थ, या फिर जो जटिल तकनीक से, बहुत मुश्किल तक, बहुत ही ज़्यादा जटिल और कठिनाइयों से बनी हुई तकनीक से बना हुआ धातु, या फिर आप कह सकते हो कोई भी वस्तु। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा किसका नाम आता है, जिस प्रकार फायांस जो है ये क्या होता है, एक बहुत मुश्किल से बनाया गया एक, कोई भी आप कह सकते हो फायांस की वस्तु होती है। फायांस से कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे अब मैं कह दूं तो सोना। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो सोने से क्या है, सोना बहुत महंगा है। अभी नॉर्मल अगर देखें तो हीरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सोना। तो बात करें सोने की, तो उससे क्या है, सभी बंदे उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो सोने से आप एक चीज तो बना नहीं सकती, वैसे तरीके से फायांस जो था, फायांस की वस्तुएं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फायांस से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती थी। अब मैं सबका अब 50 चीजें 50 चीजों का नाम तो ले नहीं सकता है ना। देखो जो फायांस होता है क्या था, वो देख लेते। सबसे पहले घिसी हुई रेत, क्या होती है, घिसी हुई रेत, यहाँ पे रेत आया है, यहाँ पे वो रेत होती है, रेत। ठीक है, या फिर बालू, या फिर हम कह सकते हैं बालू कह सकते हैं, तथा रंग और चिपचिपी, यानी उसमें रंग डलता था। देखो एक तो घिसी हुई बालू होती थी, ठीक है, उसके बाद क्या था, रंग डलता था उसमें, और रंग डलने के बाद उसको जोड़ने के लिए एक चिपचिपी जो थी पदार्थ को मिलाया जाता था, जिससे क्या वो उसे मतलब एक दूसरे को पकड़ बना सके, है ना।
पदार्थ को मिलाकर पकाकर बनाया गया पदार्थ। उनको मिला देते थे, पका, उसको चिपचिपा वाला पदार्थ जब उसके साथ मिला देते थे तो आपस में चिपक जाते हैं, और उनको पका देते थे तो उनके बीच में क्या हो जाती है, एक दृढ़ता आ जाती थी, वो एक ठोस पदार्थ में तब्दील हो जाता था। ऐसे छोटे बर्तन को संभावित बहुमूल्य माना जाता है। ऐसे बर्तनों क्या था, बहुमूल्य माना जाता था, क्योंकि इसका निर्माण मुश्किल था, क्योंकि इनका जो निर्माण था बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इतना समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा विलासिता की वस्तु। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक था ना, हम इसको यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है हमारी लंबी हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा शिल्प उत्पादन। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन को हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।